हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका गोपालगंज शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर रंजीत कुशवाहा। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। तो हम लोग जैसे पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम लोग कल कंक्लूड कर चुके हैं, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और आज से जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपना न्यू चैप्टर एक शुरू करने जा रहे हैं। दोनों चैप्टर में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, ठीक है, ये गॉसेस लॉ वगैरह, तो जितनी भी चीज पढ़े ये सभी जो है वहां पर वेक्टर क्वांटिटी थे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स सब वेक्टर क्वांटिटी थे, और वेक्टर क्वांटिटी से संबंधित उसमें और भी जो भी टॉपिक्स थे वो सब उसी से रिलेटेड थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकेंड पार्ट में यहाँ पर जितने भी आपको क्वांटिटीज मिलेंगे वो सभी स्केलर क्वांटिटी मिलेंगे, सभी अदिश राशियां मिलेंगी। इसलिए ये वाला जो टॉपिक है या ये वाला जो चैप्टर है वो पहले वाले चैप्टर की तुलना में बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि इसमें कहीं आपको वेक्टर की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलस का यूज मिलेगा, बट वेक्टर की इसमें जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बहुत ही आसान होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में जो है हम लोग पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और फिर उसका से डाइपोल के कारण पोटेंशियल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से आगे चल करके हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, और फिर इसमें हम लोग कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग डिवाइस है कैपेसिटर, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कंडेंसर भी कहते हैं। और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है जो कि मूवेबल है, चलता है या स्टार्ट करना होता है, ठीक है, उसमें लगभग सभी डिवाइसेज में जो है वो कंडेंसर या कैपेसिटर का यूज अवश्य ही होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है, तो उसके बारे में समझें कि कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, क्या काम होता है, सारी चीजों को हम लोग सब पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना दूसरा पार्ट। और इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी इसको हम लोग कहेंगे विभव, विद्युतीय विभव। इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग विद्युतीय विभव। तो विभव का मतलब क्या हो गया, इस चीज को हमको समझना है। ठीक है, विद्युतीय विभव, विद्युतीय विभव का मतलब होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यानी आवेश पर, प्रति एकांक आवेश पर किया जाने वाला कार्य जो होता है उसी को हम लोग विभव लेते हैं। डेट मीन्स कि विभव का सीधा सा मतलब है कि ये कार्य है एक प्रकार से, और कार्य जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर सपोज करो कि यहाँ पर हम एक आवेश लेते हैं, ये एक चार्ज ले लिया हम यहाँ पे, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया यहाँ पे, और इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ ये हमारा ऐसे उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसके चारों तरफ। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़े थे कि इस फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, हर पॉइंट का अलग अलग फील्ड का स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि किसी चार्ज को उठा करके हम इस पॉइंट तक लाते हैं, जैसे एक पॉइंट ले लिए यहाँ पर ए, ये बी और ये सी, तीन पॉइंट्स हम यहाँ पर ले लिए। ठीक है, तो ये अगर किसी चार्ज को उठा करके, ठीक है, लाते हैं हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर, तो अब जब ला करके इसको रखेंगे तो जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो चार्ज प्रवेश करेगा, जैसे सपोज करके इनफाइनाइट से हमने कोई चार्ज उठाया और उठा करके हम ले आते हैं सी बिंदु पर। ठीक है, तो जैसे ही हम उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज इंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या इस चार्ज के कारण उस पर एक फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। अब उस फोर्स के अगेंस्ट में, ठीक है, हम यहाँ पर ला करके उस चार्ज को सी बिंदु पर रखेंगे। तो डेट मीन्स कि जब फोर्स लगा और उसके अगेंस्ट में हमने ला करके रखा तो निश्चित रूप से हमको वहां पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो वर्क होगा पर यूनिट चार्ज, डेट मीन्स कि यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज। तो पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या हुआ कि कार्य में हम आवेश से भाग कर देंगे, यानी हिंदी में उसको हम ऐसे लिखें तो कार्य में हमने क्या किया, आवेश से भाग कर दिया। ठीक है, तो आवेश से भाग कर दिया तो वर्क पर यूनिट चार्ज निकल गया। अब ये जो वर्क पर यूनिट चार्ज होगा वही उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहा जाएगा, विभव कहा जाएगा, और उस विभव को हम लोग भी से लिखते हैं, यानी विभव को हम लोग भी से सूचित करते हैं। तो भी बराबर हो जाएगा कार्य बटे आवेश या वर्क बटे चार्ज। ठीक है, तो अब अगर सपोज करो कि हमने यहाँ से क्यू नट चार्ज को ले आया प्लस क्यू नट यहाँ पर ले लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज हम क्यू नट,
और क्यू नॉट चार्ज को हम सी पॉइंट तक लाते हैं। तो सी पॉइंट तक लाते हैं तो वर्क अगर उसमें डब्लू हो रहा है और चार्ज हमने कितना लाया, क्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर डब्लू में क्यू नॉट से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, यूनिट चार्ज पर लगने वाला वर्क। तो यूनिट चार्ज पर लगने वाला जो वर्क होगा वही यहाँ पर पोटेंशियल भी कहा जाएगा, यानी भी बराबर हमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा डब्लू बटे क्यू नॉट। और अगर सिंपली अगर हमको वर्क निकालना हो तो वर्क बराबर हो जाएगा भी इंटू क्यू नॉट। तो ये हमारा कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा और ये हमारा पोटेंशियल यानी विभव का फॉर्मूला हो जाएगा डब्लू अपन क्यू नॉट, ठीक है। तो इस तरह से अगर विभव को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं विभव को, तो विभव को हम ऐसे कर सकते हैं कि अनंत से किसी एकांक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहा जाता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अनंत से एकांक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अब कोई भी बिंदु हो सकता है, जैसे हमने सी लिया, बी भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, तो विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युतीय विभव कहा जाएगा। तो अब अगर इसको आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट लिया है। तो 3 पॉइंट लेने का उद्देश्य क्या है कि जैसे हमने सी पर लाया तो सी पर हमने यहाँ पर एक विभव हमको मिला, अगर हम इसी आवेश को उठा करके बी बिंदु पर ले आते हैं या इसी आवेश को उठा करके ए बिंदु पर ले आते हैं तो क्या सभी बिंदुओं पर लाने में किया गया कार्य हमारा एक समान होगा? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी बिंदुओं पर इस विद्युतीय क्षेत्र का जो स्ट्रेंथ है, विद्युतीय क्षेत्र की जो शक्ति है, वो प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग है। तो प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग है तो आवेश को वहां तक लाने में जो हमारा कार्य होगा वो भी अलग अलग होगा। जैसे सी बिंदु पर स्ट्रेंथ कम है तो यहाँ पर लाने में कार्य कम होगा, बी बिंदु पर स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है तो बी बिंदु पर लाने में कार्य ज्यादा होगा, और ए बिंदु पर स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है तो ए बिंदु पर लाने में वर्क सबसे ज्यादा होगा। डेट मीन्स कि हम आवेश के जितना ही करीब जाएंगे स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, और उस वहां पर उस बिंदु पर या उसके निकट वाले बिंदु पर आवेश को लाने में उतना ही ज्यादा कार्य भी करना पड़ेगा, और उतना ही ज्यादा कार्य होगा तो विभव का मान भी अधिक हो जाएगा। डेट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर विभव भी सी, यहाँ पर विभव भी बी, और यहाँ पर विभव भी ए, ठीक है। तो ए पर विभव सबसे अधिक, उससे कम बी पर, और उससे कम सी पर, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग बिंदु पर अलग अलग हमारा विभव भी मिलेगा, बट फॉर्मूला हमारा विभव का वही रहेगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू नॉट, यानी प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव कहा जाता है। ऐसे हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, बट सटीक रूप से अगर कहा जाए कि विद्युतीय विभव की परिभाषा दें तो हम लिखेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युतीय विभव कहा जाता है, ठीक है। तो अब इससे हम एक और चीज यहाँ निकला, जैसे कि विभव बराबर हमने लिखा डब्ल्यू बटे क्यू नॉट, तो यहाँ से हमको एक और फॉर्मूला मिला डब्ल्यू बराबर भी इंटू क्यू नॉट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको पहले से पता है कि यहाँ पर ए बिंदु पर जो विभव है वो 5 वोल्ट है, ठीक है। तो 5 वोल्ट है और हमको पता है कि यहाँ पर जो हमारे पास आवेश है वो 2 माइक्रोकुलम है, ठीक है। तो हम 2 माइक्रोकुलम को अगर इस बिंदु पर ला करके रखेंगे तो कितना कार्य होगा, उस कार्य का मान हम इस फॉर्मूला से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर इस एग्जांपल जो हमने आपको लिया, अगर इसके हिसाब से अगर हम वर्क निकालें तो वर्क बराबर विभव, तो विभव हो गया हमारा 5 वोल्ट और चार्ज हो गया 2 माइक्रोकुलम। तो 2 माइक्रोकुलम को इससे गुना कर देंगे तो 5 इंटू 2 तो 10 हो जाएगा, तो 10 माइक्रोजूल, ठीक है ना। 10 माइक्रोजूल जो होगा वो हमारा यहाँ पर वर्क का मान हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग वर्क का मान अगर ज्ञात करना हो, पोटेंशियल पहले से किसी बिंदु पर दिया हुआ हो और उस बिंदु पर अगर हम कोई चार्ज रखते हैं तो उस स्थिति में उस बिंदु पर रखने में कितना वर्क होगा उसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने आपको बताया, ठीक है। अब आते हैं इसके हम यूनिट और डायमेंशन पे, ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट और डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में विभव का यूनिट, विभव का डायमेंशन पूछा जाता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट, यानी कार्य बटे आवेश। तो सिंपल है, अगर हमको यहाँ पर इसका डायमेंशन निकालना है, अगर V का डायमेंशन निकालना है तो V का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो वर्क का डायमेंशन लिखेंगे और फिर अपन चार्ज का डायमेंशन लिखेंगे तो इसका डायमेंशन निकल जाएगा।
तो वर्क का डायमेंशन सबको पता है ml2t-2, ये वर्क का डायमेंशन हो जाएगा, और चार्ज का डायमेंशन at, और इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ml2t-3a-1। ठीक है, तो इस प्रकार से विभव का डायमेंशन हो जाएगा ml2t-3a-1। ठीक है, और अगर हम इसका यूनिट निकालें, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। अगर हम इसका यूनिट निकालें तो विभव का यूनिट क्या हो जाएगा, तो कार्य बटे आवेश, तो SI यूनिट इसका हम लोग लिख सकते हैं, SI यूनिट। तो कार्य को हम लोग जूल में मेजर करते हैं और आवेश को कूलम में, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल प्रति कूलम। ठीक है, क्योंकि कार्य बटे आवेश है तो जूल प्रति कूलम, सिंपल सा उसका यूनिट निकल गया। अब इसी जूल प्रति कूलम को हम लोग कहते हैं वोल्ट, इसी जूल प्रति कूलम को हम लोग वोल्ट कहते हैं। डेट मीन्स कि हम ये लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि 1 वोल्ट विभव को परिभाषित करें। अब 1 वोल्ट विभव की परिभाषित करने का मतलब क्या हुआ, 1 वोल्ट विभव का मतलब हो गया 1 जूल प्रति कूलम। इसका अर्थ क्या है कि 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य किया जाता हो तो उस बिंदु पर विद्युतीय विभव 1 वोल्ट कहा जाएगा। सिंपल सी परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। 1 कूलम्ब आवेश को, या यूनिट कूलम या 1 कूलम, 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य किया जाता हो तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 1 वोल्ट को परिभाषित कर सकते हैं। सिंपली अगर कोई कहे कि हाँ 5 वोल्ट को परिभाषा दीजिए, तो वही बात हो जाएगी। 5 वोल्ट का मतलब क्या हो गया, 5 जूल प्रति कूलम। दैट मीन्स कि 1 कूलम्ब आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में 5 जूल का कार्य हो रहा है, तो उस बिंदु पर विद्युतीय विभव 5 वोल्ट कही जाएगी। अगर 10 वोल्ट को परिभाषित करना हो तो 10 जूल प्रति कूलम, यानी 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 10 जूल का कार्य हो रहा है, तो डेट मीन्स कि उस बिंदु पर 10 वोल्ट का विभव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 1 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अब यहाँ पे ये विभव की बात हो गई। अब चलते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 3 बिंदुएं ली हैं, बिंदु ए, बी और सी, और सभी बिंदुओं पर अलग अलग विभव आप देख रहे हैं। ए पर विभव भी ए, बी पर विभव भी बी और सी पर विभव भी सी, और इसमें सबसे ज्यादा विभव जो है वो ए बिंदु पर है, उससे कम बी बिंदु पर और उससे कम सी बिंदु पर। तो अब यहाँ पर इन अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग विभव है, तो अगर किसी 2 बिंदु के बीच का ये विभव का जो अंतर होगा उसको हम लोग कहते हैं विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम लोग कहेंगे विभवांतर। उसको भी हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे। विभवांतर का मतलब हो गया कि विद्युतीय क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, और उसे विभवांतर कहा जाएगा। तो विभवांतर को अगर मान लिखना होगा यहाँ से, तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो आ जाइए, तो विभवांतर यानी विभवांतर, इसको इंग्लिश में कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। तो विभवांतर का मतलब हो गया कि इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहेंगे। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर। तो जैसे यहाँ पर हम लोग ए और बी 2 बिंदु ले लेते हैं, तो ए और बी बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को, यानी ए और बी ले लिए तो भी ए बी लिखते हैं। तो भी ए बी लिखने का मतलब है कि भी ए माइनस भी बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी बिंदु के बीच विभवांतर को हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो भी ए बी इक्वल टू भी ए माइनस भी बी। अब अगर आप इसको देखो तो विभव की जो परिभाषा है, अभी जो हमने जो विभव को परिभाषित किया, तो भी बराबर हमने क्या लिखा था, डब्ल्यू बटे क्यू नट, यानी कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो भी इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू नट। तो उस परिभाषा के आधार पर अगर हम भी ए और भी बी का मान लिखे, तो भी ए का मान लिख सकते हैं हम लोग डब्ल्यू ए बटे क्यू नट, और माइनस इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बटे क्यू नट। ठीक है, तो अब चूंकि डब्ल्यू बटे क्यू नट ही हमारा फॉर्मूला है, बट ए और बी इससे लगा दिए ताकि पहचान हो सके कि हम किस बिंदु के विभव की बात हम
कर रहे हैं। जैसे ए बिंदु का विभव इसलिए डब्ल्यू के साथ हमने ए लगाया, और बी बिंदु का विभव इसलिए हमने डब्ल्यू के साथ बी लगाया। ठीक है, तो अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो मैथमेटिक्स के हिसाब से हम लोग कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन क्यू नट, यानी डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी बटे क्यू नट। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब इसका मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी बटे क्यू नट। यानी देखो, अगर ध्यान से देखिए, अगर हम इस चीज को समझे, तो अगर कोई भी एकांक आवेश या कोई भी आवेश उठा करके लाते हैं हम, तो बी बिंदु तक और ए बिंदु तक लाते हैं, तो बी बिंदु और ए बिंदु में जो कार्य का अंतर है वो कितना होगा, सिर्फ बी से ए तक जाने में जो कार्य में अंतर होगा उतना ही ना दोनों के बीच में अंतर है, उससे ज्यादा का तो अंतर है नहीं, क्योंकि बी बिंदु तक तो लाने में कार्य सब सेम होगा, लेकिन अब हम ए बिंदु पर अधिक हो रहा है, तो इसका मतलब कि बी से ए तक जाने में जो कार्य होगा उतना ही कार्य का अंतर होगा विभवांतर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, इसका मतलब ये होगा कि ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य माइनस बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बराबर क्यू नट बटे क्यू नट। यानी एकांक आवेश को बिंदु बी से ए बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा प्रति एकांक आवेश को, वही वहां पर विभवांतर कहा जाएगा, और उसको भी ए बी बराबर हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी बटे क्यू नट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डब्ल्यू ए बी बटे क्यू नट के रूप में हम लोग विभवांतर को परिभाषित कर सकते हैं। यानी भी ए बी का मतलब हो गया कि ए और बी बिंदु के बीच विभवांतर, डब्ल्यू ए बी का मतलब है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच कार्य में अंतर, और बटे क्यू नट। तो इसके हिसाब से परिभाषा अगर पूछा जाए कि अगर इसको परिभाषित करना हो तो कैसे कहेंगे, एकांक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहा जाएगा। तो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा परिभाषा में, जैसे कि अगर हम विभव को परिभाषित करते हैं तो उसमें कहते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहा जाता है। लेकिन विभवांतर, तो विभवांतर के लिए हम अनंत पे नहीं जाएंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा हो जाएगी, और इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन सब कुछ वही रहेगा जो कि हमारा विभव का है, क्योंकि ये भी तो विभव ही है। अंतर करेंगे तो क्या मिलेगा, विभव ही ना मिलेगा, दो विभव के अंतर तो फिर विभव ही मिलेगा। तो इसलिए हमारा एसआई यूनिट भी वही होगा, जूल प्रति कूलम, दैट मीन्स की वोल्ट, और वोल्ट को फिर, और जूल प्रति कूलम वोल्ट, और फिर वोल्ट को हम लोग लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलम। अब यहाँ पर कहा जाए कि 1 वोल्ट विभवांतर को परिभाषित कीजिए, तो फिर इसकी परिभाषा बदल जाएगी। 1 वोल्ट विभव की परिभाषा और 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा, दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। 1 वोल्ट विभवांतर का परिभाषा का मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम्ब आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के, अब वो बिंदु कोई भी हो सकता है, जैसे अगर यहाँ पर भी हम ले लें, जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु इसको Q मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 कूलम्ब आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे परिभाषित करेंगे। फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से, सॉरी, 1 कूलम्ब आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहा जाएगा। तो ये विभवांतर और विभव की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, और डायमेंशन जो हम लोगों ने विभव का निकाला है वही डायमेंशन हमारा विभवांतर का भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा विभव और विभवांतर को आप हम समझ रहे हैं कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे वर्क के लिए हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, तो वर्क का यहाँ पर भी हो जाएगा V इंटू क्यू नट। तो इससे भी हम लोग वर्क का मान निकाल सकते हैं कि अगर एक बिंदु से यहाँ ले जाने में इतना विभवांतर है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य में अंतर कितना होगा, तो कार्य में अंतर भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का उपयोग करके। ठीक है, आगे हम लोग इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है ना, तो उसमें हम आपको इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जिससे कि आपको इसमें और भी इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विभव और विभवांतर आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अब जैसे हम लोगों ने क्या पिछले क्लास जैसे हम लोग पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, या पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट पार्ट में, कि किसी कोई बिंदु आवेश दिया गया हो तो उस बिंदु आवेश के कारण हम लोग विद्युतीय क्षेत्र निकालते थे।
ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर कोई बिंदु आवेश दिया गया और उसके कारण कहा जाए कि आप विद्युतीय विभव निकालिए, ठीक है, तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या ऐसे कर सकते हैं, सिंपली पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव या विद्युतीय विभव, ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण हमको विद्युतीय विभव निकालना है। एक छोटा सा बिंदु आवेश है, उसके कारण विद्युतीय विभव हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए उसको समझते हैं कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं विद्युतीय विभव निकालने के लिए, कि हम यहाँ पर एक बिंदु आवेश ले लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं O, और ये मान लेते हैं कि इस पर आवेश जो है वो प्लस क्यू आवेश है इस ओ बिंदु पे, और इससे जो है आर डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ मान लेते हैं ये बिंदु एक हो गया पी, ठीक है, और इस पी बिंदु की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से आर है, ऐसे इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से आर है। तो आर दूरी पर पी एक बिंदु है, और इस पी बिंदु पर हमको इस बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको निकालना है। अब यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं क्यू नट, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज प्लस में, प्लस टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज हम लोग प्राय प्लस में धनावेश ही लेते हैं, ठीक है। तो एक क्यू नट हम टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे तो इस आवेश के कारण क्या होगा कि इस पर बाहर की तरफ एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है, यहाँ पर एक बाहर की तरफ, क्योंकि ये भी प्लस है और ये जो हमने पॉइंट चार्ज लिया है वो भी हमारा प्लस है, ठीक है। तो दोनों के बीच, तो दोनों के कारण दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो मान लेते हैं कि वो प्रतिकर्षण का बल जो है एफ, वो ऐसे बाहर की तरफ उस पर लग रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है क्यू नट, इस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ से उठाते हैं और इसको थोड़ा सा हम इधर की तरफ, यानी पॉइंट चार्ज की तरफ क्यू बिंदु तक इसको हम डिस्प्लेस करते हैं डी आर दूरी से। ये डी आर जो दूरी है बहुत ही अल्प है, मतलब हम वो डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं डी आर, दैट मीन्स कि इसका मतलब क्या हुआ, डी आर जो डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दूरी बहुत ही अल्प है, यानी उस इतनी अल्प है कि उससे छोटा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब यही मान के चलिए। तो बहुत ही छोटा ये डिस्टेंस है, तो डी आर दूरी से हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज जो चीज भी हम आपको बोल रहे हैं ना, वो सारा चीज हमने फिगर में दर्शा दिया हुआ है। और अब ऐसे तो देखो फिजिक्स में क्या है कि मतलब डेरिवेशन वगैरह करते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें भाषा का यूज हम लोग नहीं लिखते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फिगर के बारे में डिस्क्राइब अवश्य कर देनी चाहिए कि कौन सा बिंदु आवेश है, कौन सा आवेश है, और किस बिंदु पर ये हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि प्लस क्यू जो है एक बिंदु आवेश है, जिससे आर दूरी पर पी एक बिंदु है जहां पर हमको विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और इसके लिए हमने पी बिंदु पर एक टेस्ट चार्ज यानी एक प्रेक्षण आवेश क्यू नट की कल्पना किया। तो क्यू नट पर लगने वाला बल जो हो गया वो एफ हो गया, ठीक है। और इस बल का मान भी अगर हम लिखना चाहें, इस बल का मान, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू नट इंटू ई, ऐसे हम लोग बल लिख सकते हैं। क्योंकि आवेश रखा गया है तो इसके कारण विद्युतीय क्षेत्र भी होगा, तो विद्युतीय क्षेत्र होगा तो फिर एफ बराबर क्यू नट इंटू ई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस बल के विरुद्ध, चूंकि बल बाहर की तरफ लग रहा है, लेकिन हम उसके विरुद्ध इस आवेश क्यू नट को हम उठा करके पी से क्यू तक ले आते हैं, और ये जो दूरी है वो डी आर है, ठीक है। तो आवेश क्यू नट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आवेश आवेश क्यू नट को बिंदु P से Q तक डी आर, सॉरी, P से Q तक डी आर दूरी से विस्थापित करने में किया गया कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्य होगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, ठीक है। तो बल हो गया F और विस्थापन हो गया dr, और चूंकि क्या है डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा F dr, और ये आ जाएगा cos 180 डिग्री। अब 180 क्यों आया, क्योंकि बल
इस दिशा में है और विस्थापन इस दिशा में है, ये विस्थापन ऐसे हो रहा है और बल ऐसे लग रहा है, तो दोनों के बीच जो एंगल बना वो 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर cos 180 डिग्री, तो cos 180 का मान -1 हो गया, तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं -f इंटू डी आर, ये हमारा डी डब्ल्यू का मान हो जाएगा। और अगर हम F को लिखे कुलम्स लॉ के हिसाब से, अगर इसके बल का मान यहाँ पर लिखे तो बल का मान लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नट, और ये हो जाएगा क्यू नट बटे आर स्क्वायर इंटू डी आर। एक तो ये तरीका, ये डी डब्ल्यू का मान हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा आया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ माइनस एफ इंटू डी आर। अगर एफ को हम इस फॉर्म में लिखे क्यू नट इंटू ई, फोर्स का चूंकि फॉर्मूला ये भी होता है, हम लोग पढ़ा हुआ है कूलम्ब्स लॉ में, एफ बराबर क्यू नट इंटू ई। तो अगर इसको अगर हम लिखे यहाँ पर, तो फिर हमको ये वर्क का मान ऐसे मिले जाएगा माइनस एफ के जगह पर क्यू नट इंटू ई और इंटू डी आर। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिलेशन है, इस रिलेशन का भी हम लोग आगे उपयोग करेंगे। ठीक है, और उपयोग करके एक और नया रिलेशन हम लोग इससे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल हमको इसके कारण पोटेंशियल निकालना है, विभव निकालना है, तो हम विभव पर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा वर्क डन हो गया, आवेश को कहां से P से Q तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो अब विभव की परिभाषा क्या है? विभव की परिभाषा है कि अनंत से एकांक आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो हम तो ये जो हमने कार्य निकाला, वो तो हमने कार्य निकाला सिर्फ P से Q तक, ठीक है, डी आर दूरी से विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाला। लेकिन हमको कार्य क्या निकालना है? अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया, क्योंकि हमको P बिंदु पर विभव निकालना है। तो P बिंदु पर विभव तभी निकलेगा जब अनंत से आवेश को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य हमारा निकले। तो क्या करते हैं, इसी वर्क को हम इंटीग्रेट कर देते हैं और उसमें हम लिमिट लगा देंगे अनंत से बिंदु P तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए आवेश क्यू नट को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो अब ये जो कार्य हमारा डी डब्ल्यू है, इसी कार्य को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा ये कार्य निकल जाएगा। तो इसमें क्या क्या इंटीग्रेट होगा? कुछ चीजें जो है जो कि कांस्टेंट रहेंगी, जैसे कि यहाँ पर माइनस क्यू नट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नट, इसको हम बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन किसका करेंगे? 1 बटे आर स्क्वायर का टू डी आर। ठीक है, और ये इसका लिमिट क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट टू आर। अब इन्फिनाइट क्यों? क्योंकि अनंत से ला रहे हैं, तो लोअर लिमिट हमारा इन्फिनाइट हो गया। और कहाँ तक ला रहे हैं? P तक। तो P की दूरी कितनी है? तो प्लस Q से P की जो दूरी है वो R है। ठीक है, तो R हमारा अपर लिमिट हो गया। तो इन्फिनाइट से लेकर के हम R तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर वर्क डन निकल जाएगा। तो इसमें ये हो गया माइनस क्यू नट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नट, और ये इन्फिनाइट टू आर। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज करते हैं, आर स्क्वायर नीचे है तो उसको माइनस ऊपर ले जाएंगे, तो आर का पावर -2 हो जाएगा इंटू डी आर। अब इसको हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला इसको लगाते हैं, तो W बराबर क्या मिलेगा हमको? माइनस क्यू नट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नट, और ये हो जाएगा यहाँ पर आर का पावर -2 + 1 और बटे -2 + 1। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले का यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो क्यू नट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नट, और ये हो जाएगा हमारा आर का पावर -1 और नीचे हो जाएगा -1। ठीक है, इन्फिनिटी, और ये हो गया आर। ठीक है, तो ये -1 ये बाहर आएगा, माइनस तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आर का पावर -1 है ये हो जाएगा 1/r। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू नट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नट, और इसको लिखेंगे 1/r, यानी तो 1/r लिखेंगे, और इसमें साथ साथ हम लिमिट भी पुट कर देते हैं। तो 1/r, तो अपर लिमिट हमारा आर ही है, तो डेट मीन्स की आर के जगह पर हमारा आर ही आएगा, और फिर माइनस हो जाएगा, और 1/r के जगह पर हमारा लोअर लिमिट जो होगा वो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 1/∞। ठीक है, तो अब 1/∞ 0, तो हमको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नट क्यू नट बटे आर, ये हमारा वर्क डन का मान हो जाएगा। ठीक है, अब ये वर्क डन किस चीज का हुआ?
तो क्यूनट आवेश को अनंत से ला करके पी तक रखने में किया गया कार्य इतना हो गया। ठीक है, तो अब इसी कार्य में हम अगर क्यूनट से डिवाइड कर दे तो हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा। अब क्यूनट से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि पोटेंशियल की डिफिनेशन के अनुसार यूनिट आवेश को यानी एकांक आवेश को पी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो विभव होगा। लेकिन हमने कितना आवेश लाया है? क्यूनट आवेश लाया, तो क्यूनट से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल का मान निकल जाएगा। आप इसको जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर में डिलीट करते हैं इसको, और विभव का मान निकालते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास विभव के लिए, तो विभव की परिभाषा इसलिए विभव, या ऐसे लिखते हैं बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर विभव का मान कितना हो जाएगा? V बराबर फॉर्मूला हो गया W बटे क्यू नट। W का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नट क्यू नट बटे R, और फिर बटे क्यू नट। तो क्यू नट से हमारा क्यू नट कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से V का मान मिलेगा W बटे क्यू नट, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नट क्यू बटे R। तो ये हमारा बिंदु P पर विभव के लिए फॉर्मूला निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R। तो अब आप अगर आप इस फॉर्मूले को देखो और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को अगर आप रिलेट करो दोनों को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा आता है कितना? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नट और Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। दोनों में बस कॉमन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो है ये दूरी के अनुसार घटेंगे, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पोटेंशियल की तुलना में ज्यादा तेजी से घटेगा। ठीक है, घटेगा पोटेंशियल भी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पोटेंशियल की तुलना में ज्यादा तेजी से घटेगा, क्योंकि वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल निकालने के लिए कोई भी पॉइंट चार्ज अगर दिया हो, तो जैसे देखो अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज दिया है और कहा जाए कि हाँ यहाँ पर आप पोटेंशियल निकालिए, तो जैसे ये एक बिंदु आवेश हो गया, सपोज करो कि यहाँ पर आवेश हो गया 2 माइक्रोकूलम, और इससे r दूरी पर यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, और ये दूरी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर है। ठीक है, तो 0.5 मीटर की दूरी पर P बिंदु पर हमको पोटेंशियल निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो P बिंदु पर पोटेंशियल निकालनी है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। तो इसमें क्या करेंगे, इसका वैल्यू हमको पहले से पता है, कितना होता है? 9 इंटू 10⁻⁹, और फिर Q का मान हो गया 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और अपॉन R, R यानी 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर को 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। अब ये 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 दूना 4 हो गया, और 4 9 36 हो गया, तो 36 गुने 10 का पावर, अब 9 में से 6 निकल गया तो 3 हो गया, 36 गुने 10 का पावर 3 वोल्ट हो गया हमारा पोटेंशियल वहां पे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई बिंदु आवेश दिया हो और कुछ डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल निकालना हो, तो इस फॉर्मूले का आसानी से उपयोग करके हम लोग पोटेंशियल का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गया। अब इसी में एक चीज आपको शुरू में हम स्टार्टिंग में बताए थे कि हमको एक यहाँ से एक बहुत ही अच्छा रिलेशन मिलेगा, तो थोड़ा सा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। एक हमको यहाँ से बहुत ही अच्छा रिलेशन मिलेगा जिसकी हमको जरूरत आगे पड़ेगी, और बहुत ही यूजफुल रिलेशन होगा वो, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ से हम लोग निकाले थे कि जो हमने वर्क डन निकाला था, P बिंदु आवेश Q नट को P से Q तक ले जाने में जो वर्क डन था वो DW बराबर उन्होंने क्या लिखा था? F डॉट डी आर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं F, ये हो गया F डी आर कॉस 180 डिग्री।
तो cos 180 का मान -1, तो ये हो गया हमारा -f इंटू डी आर। ठीक है, और फिर हमने इसको लिखा था -f को हमने क्यू नट इंटू ई, ठीक है, और इंटू डी आर, क्योंकि ये फोर्स जो अगर यहाँ पर इसके कारण अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E हो तो हम लोग F को लिख सकते हैं क्यू नट इंटू ई। तो अगर क्यू नट इंटू ई लिखेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा हमारा क्यू नट ई इंटू डी आर। अब अगर हम क्या करें कि डी डब्ल्यू में अगर हम यहाँ पर क्यू नट से डिवाइड कर दें तो मिल जाएगा -e इंटू डी आर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर अगर देखें हम ऊपर में क्या है वर्क डन और नीचे में क्या हो गया हमारा चार्ज। तो वर्क डन किस तरह का वर्क डन है डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू जो वर्क डन है वो आवेश को बिंदु P से Q तक ले जाने में वर्क डन है। दैट मीन्स की P से Q तक जो ले जाएंगे जो वर्क डन है और उसमें यूनिट और उसमें चार्ज से हम डिवाइड कर रहे हैं क्यू नट से, तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि एकांक आवेश को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य। यानी इसका मतलब हुआ एकांक आवेश को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य, और एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहा जाएगा। और विभवांतर को हम लोग अगर चूंकि कार्य छोटा है इसलिए विभवांतर भी हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में डीवी लिख सकते हैं। तो डीवी बराबर हो जाएगा -e इंटू डी आर, और इस तरह से अगर हम E का मान निकालें तो ये हो जाएगा -dv अपॉन डी आर। ठीक है, तो E इज इक्वल टू हमारे पास एक रिलेशन मिल जाएगा -dv अपॉन डी आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है इस फॉर्मूले को, और इस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए भी आता है। तो डिराइव करने के लिए आएगा तो सिंपल सा बस आपको ऐसे फिगर बनाना है और इसके बारे में लिखना है कि आवेश क्यू नट को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य इतना, और फिर उसके बाद ऐसे एक्सप्लेन करते हुए चले जाना और आपको लास्ट में रिलेशन मिल जाएगा E इज इक्वल टू -dv अपॉन डी आर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ -dv अपॉन डी आर। ठीक है, इसका मीनिंग समझते हैं और इसका यूज समझते हैं, इसका एप्लीकेशन समझते हैं कि इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं हमको। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि dv अपॉन डी आर, यानी इसको हम लोग कहें अगर तो इसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। ठीक है, और ई क्या है विद्युतीय विभव है। ई जो हो गया वो ऐसा विद्युतीय क्षेत्र हो गया, ई विद्युतीय क्षेत्र, तो विद्युतीय क्षेत्र हो गया ई। तो ई बराबर क्या हो गया, ई बराबर है निगेटिव विभव प्रवणता के, विभव प्रवणता इंग्लिश में कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसका मान कितना हो गया -dv अपॉन डी आर। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिलेशन ये बताता है कि अगर किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर अगर आपको V का मान पता है, V यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, आपको पता है कि अगर विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव का मान इतना है तो अगर उसको आप डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान हमारा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, यानी अगर किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव मिल गया या विद्युतीय विभव हमको पता है तो उस बिंदु पर आसानी से हम विद्युतीय क्षेत्र का मान कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के सहायता से। ठीक है, तो इसको हम लोग करके देखते हैं कि ये वाकई में ये फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं, विद्युतीय क्षेत्र हमारा पता चल पाता है कि नहीं। तो हम इसको डिलीट करते हैं। विद्युतीय क्षेत्र का मान हम लोग या ऐसे रहने देते हैं इसको, हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास किसी बिंदु पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा एक बिंदु हो गया, कलर। ठीक है, यहाँ पर एक हमारा बिंदु हो गया +q आवेश। ठीक है, और इस बिंदु से ये हमारा एक बिंदु P हो गया और इसकी दूरी जो है वो R है। ठीक है, और इस बिंदु P पर जो हमारा विभव है V, ठीक है, वो विभव का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R। ठीक है, तो अब इस बिंदु P पर कहा जाए कि इस बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो विद्युतीय क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है हमने जो निकाला E इज इक्वल टू -dv अपॉन डी आर, यही हमने फॉर्मूला निकाला है। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम उस बिंदु P पर विभव विद्युतीय क्षेत्र का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो -d/dr, कुछ नहीं करना है आपको, बस डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन आनी चाहिए आपको। ठीक है,
तो डी बाई टी डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया और भी का मान रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो जो कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो उसको बाहर कर लेंगे, जो वेरिएबल होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, तो क्यू कांस्टेंट है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, माइनस को भी हम बाहर रहने देते हैं और फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी आर, और 1/r को डिफरेंशिएट करना है तो 1/r यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी बाई डी आर, और इसको लिख सकते हैं r का पावर -1। अब r का पावर -1 को हमको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान कितना हो जाएगा -1 इंटू, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग r का पावर -1 और -1, डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये -1 इसके साथ मिलेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा r का पावर -2, डेट मीन्स की 1/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा यहाँ पे मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q और ये नीचे जाएगा तो r², डेट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P। तो P पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर ऐसे मिल गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आसानी से आप किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल पहले से पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यानी उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, और इसलिए हम लोग इसको ऐसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट, यानी उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र जो है वो उस बिंदु पर निगेटिव यानी ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। ठीक है, तो ये उसको मतलब फिजिकल उसका मीनिंग यही हुआ, लेकिन मैथमेटिकली हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पर निकल जाता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल, अब इसके इसी फॉर्मूला की सहायता से हम थोड़ा सा एक और भी टॉपिक आज सोच रहे हैं कवर कर लें, कि अगर कोई स्फेरिकल चार्ज हो या पॉइंट लाइक चार्ज हो, ठीक है, स्फेरिकल चार्ज, तो उसके कारण भी अगर हमको पोटेंशियल निकालना हो तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग आज कवर कर लेते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हेडिंग कर लेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ठीक है, एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, यानी कोई एक आवेशित तो खोखला गोला है, आवेशित खोखला या गोलिया खोल है, आवेशित है, ठीक है, एक समान रूप से, और उसके कारण हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग को यहाँ पर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक स्फेयर लेते हैं। ठीक है, एक स्फेयर हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। चलिए, ठीक है, तो एक स्फेयर हम ले लिए, और इस स्फेयर जो है ये एक समान रूप से आवेशित है। तो ये क्या है कि एक समान रूप से ये आवेशित है, मान लेते हैं ऐसे, इस पर एक समान रूप से इस पर आवेश दिया गया है, आवेशित है। अब इसके कारण हमको पोटेंशियल का मान कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका सेंटर सपोज कर लेते हैं कि ये इसका सेंटर हो गया O, और ये इसकी रेडियस हो गई R, ये इसकी त्रिज्या हो गई R, और इसके कारण हमको पोटेंशियल निकालना है। तो अब जैसे हम लोग पिछले क्लास में हमने गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन में इस तरह के सॉल्यूशन किए थे, जिसमें कि हम एक गोलीय खोल के कारण, आवेशित गोलीय खोल के कारण हमने विद्युतीय क्षेत्र का मान कैलकुलेट किया हुआ था। तो उसमें भी हम लोग 3 केस लिए थे कि वो जो पॉइंट है वो गोले के बाहर हो, गोले के पृष्ठ पर हो और गोले के अंदर हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग 3 ये लेंगे। हम मान लेते हैं कि एक जो पहला पॉइंट है ना, वो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर वो पॉइंट है P, और ये जो पॉइंट P है वो गोले के बाहर स्थित है और उसकी जो दूरी है वो R है। ठीक है, तो हम यहाँ पर केस 1 में ऐसे लिख सकते हैं, केस 1 कि पॉइंट P जो है P
गोले के बाहर है, ठीक है। तो पॉइंट पी गोले के बाहर है, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, स्मॉल आर जो होगा वो ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब वहां पर अगर हमको पोटेंशियल निकला है तो बिंदु पी पर विभव कैसे लिख सकते हैं, बिंदु पी पर विभव, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं, आपको निकालना नहीं है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में जब गॉसेस हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने इस चीज को प्रूफ कर चुके हैं कि आवेशित खोखला गोला जो होता है वो एक बिंदु आवेश की तरह होता है, यानी आवेशित गोलीय खोल, ठीक है, या जो कोई भी गोला, ठीक है, वो जो होता है वो एक बिंदु आवेश की तरह कंसीडर होता है, पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर होता है। तो इस तरह से पॉइंट चार्ज के कारण हम ऑलरेडी पोटेंशियल निकाल चुके हैं, विभव के बारे में पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्ट हम लोग उसी फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, तो बिंदु पी पर विभव का जो मान हो जाएगा हम लोग लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1/q/r, चूंकि r डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, ठीक है, और आवेश का मान भी q है, तो इसलिए विभव का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर हम गोले के पृष्ठ पर, ठीक है, निकालें, ठीक है, यानी p, बिंदु p जो होगा वो गोले के पृष्ठ पर है, गोले के पृष्ठ पर है, तो गोले के पृष्ठ पर है, तो डेट मीन्स कि स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, तो इसलिए विभव का मान कितना हो जाएगा बिंदु पी पर, तो विभव भी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा q/कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह पर हम लोग q/कैपिटल आर का उपयोग करेंगे, तो बिंदु पी पर हमारा विभव का मान निकल जाएगा। तो ये हमारा दूसरा केस हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है, बस स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर कर देंगे। तो बिंदु पी पे जैसे अगर ये एक और जैसे गोला ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक और गोला ऐसे यहाँ पर ले लिए, ठीक है। तो अगर ये मान लो कि यहाँ पे हमारा ये हो गया उसका रेडियस आर, और ये जो पॉइंट पी है वो गोले के पृष्ठ पर है, तो गोले के पृष्ठ पर है तो पी, तो दूरी उसका तो वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी उतना ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड विभव का मान q/r हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं तीसरा बिंदु पर। तीसरा बिंदु क्या है, p जो है वो गोले के अंदर स्थित है। सबसे इंटरेस्टिंग इसमें जो पॉइंट है वो वही है, p जो है वो गोले के अंदर स्थित है, तो अंदर स्थित है तो डेट मीन्स की स्मॉल आर जो होगा वो स्मॉलर देन कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं अलग से, फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये केंद्र हो गया, और ये जो होगी उसकी त्रिज्या हो गई, और ये बिंदु P जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, इसकी दूरी जो है स्मॉल आर, ठीक है। अब ये गोले के अंदर है, ये गोले के बाहर था, ये गोले के पृष्ठ पर हो गया, और ये गोले के अंदर हो गया, ठीक है। तो अब ये गोले के अंदर है, और यहाँ पर हमको इसके अंदर विद्युतीय विभव का मान हमको निकालना है, ठीक है, तो बिंदु P पर। तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो, अब हम लोग क्या करते हैं कि वी हैव, अभी हम लोग क्या एक फॉर्मूला जो निकाले हैं, वी हैव, अभी उन्होंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला E=-dV/dr, ये फॉर्मूला उन्होंने निकाला, ठीक है, E=-dV/dr, इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम लोग पढ़े हैं कि किसी आवेशित, चूंकि ये गोला कैसा है, आवेशित है, ठीक है, ये गोला जो है वो आवेशित है, तो आवेशित गोले, तो आवेशित गोला जो है, तो इस जो भी आवेश है वो इस गोले के पृष्ठ पर है, ठीक है। और आवेशित गोले के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं गॉसेस थ्योरम में कि आवेशित गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है, यानी आवेशित गोले के अंदर कोई विद्युतीय क्षेत्र एग्जिस्ट नहीं करता। तो कोई विद्युतीय क्षेत्र एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स की E=0 हो जाएगा। तो E=0, तो E यहाँ पर 0, और ये E की जगह पर, और ये हो जाएगा -dV/dr। अब यहाँ पे क्या बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज हमको मिला, यहाँ पे ये रिलेशन ये बता रहा है कि v का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 है। तो अगर किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 है, दैट मीन्स कि वो जो क्वांटिटी है वो निश्चित रूप से कांस्टेंट होगी, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गोले के अंदर जो पोटेंशियल होगा, यानी विभव जो होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, यानी एक समान होगा,
पूरे गोले के अंदर विभव का मान जो होगा वो एक समान होगा। अब एक समान होगा तो उसका मान कितना होगा, तो उसका मान कांस्टेंट जो वैल्यू होगा विभव का मान वो यही होगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r, क्योंकि इसमें देखोगे तो सारे चीज कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁻⁹, और उसके बाद से q जो चार्ज है, जो इस पर आवेश दिया गया वो कांस्टेंट है, और इसकी जो त्रिज्या है वो भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेशित गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र एग्जिस्ट नहीं करता, शून्य होता है, और आवेशित गोले के अंदर जो विभव होता है वो एक समान होता है, कांस्टेंट होता है, और कितना के बराबर होता है, तो जो उसके पृष्ठ पर विभव होता है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r, तो उसी के बराबर उसका विभव का मान होता है, यानी v इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r। तो यही हमारा गोले के अंदर जो होगा वो विभव होगा, और इसमें कोई वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, यानी गोले के अंदर विभव का मान एक समान बना रहेगा। तो ये चीज याद रखिए, गोले के अंदर ये दो चीज कि आवेशित गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है, और आवेशित गोले के अंदर जो विभव होता है वो एक समान होता है, और वो विद्युतीय और वो गोले के पृष्ठ पर के विभव के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी नहीं शुरू, तो इस तरह से विद्युतीय हमने जो आज के क्लास में इन सारे टॉपिक्स को कवर किया, विद्युतीय विभव के बारे में पढ़ा, ठीक है, विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ा, किसी बिंदु से कारण हमने विभव का फॉर्मूला निकाला, फिर हमने एक रिलेशन निकाला ई का मान, और फिर हमने एक आवेशित गोले के कारण भी विभव का मान निकाला। ठीक है, अब आगे के क्लास में हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, और फिर आगे के टॉपिक्स डाइपोल वगैरह के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो इसमें जो भी कुछ आपको अगर कुछ कमी या कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं जरूर कमेंट्स करके हमें बताइए, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए थैंक यू।